विजय अपनी पत्नी कविता के साथ रहता है। विजय एक साबुन की कंपनी का मालिक होता है। एक दिन विजय की बहन, जो अपने पति के साथ रहती है, वह विजय के घर आती है। अरे दीदी, कैसी हैं आप? आज बहुत दिनों बाद आई हैं आप। विजय अपनी बहन की खूब खातिरदारी करता है। अगले दिन विजय अपनी दीदी से कहता है, दीदी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप कविता के साथ थोड़ा मार्केट वगैरह घूम आना। मैं शाम को आ जाऊंगा। नहीं भाई, मुझे घर भी जाना है। अशोक का आजकल कुछ काम धाम नहीं चलता, तो वो भी घर अकेले परेशान होंगे। अरे दीदी, आप जीजा जी से कहिएगा वो मुझे ऑफिस में मिले। मैं कोई तरकीब लगाता हूँ। इतना कहकर विजय कविता को बुलाकर कविता से कहता है, देखो कविता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम दीदी का ख्याल रखना। और जब दीदी जाए तो उनको खाली हाथ मत जाने देना। इतना कहकर विजय चला जाता है। कुछ देर बाद कविता दीदी के लिए एक पोटली बांध देती है और दीदी घर जाने लगती है। तभी आगे उनको विजय मिल जाता है और वह दीदी से कहता है, अरे दीदी, पोटली तो काफी भारी है, लाओ देखते हैं। कविता ने क्या क्या बांध दिया है। विजय जैसे ही पोटली खोलता है, उसमें देखता है कि उसमें बासी रोटी और सूखी चटनी व पुराने कपड़े रखे थे। यह देख विजय अपनी बहन से कहता है, दीदी, ये सब तो बेकार है, आप इसे मत ले जाओ। मैं कल आपके घर आऊंगा। विजय अपने घर आकर कविता से कहता है, कविता, जल्दी से कुछ राशन और कुछ जरूरी सामान वगैरह बांध दो। मुझे पता चला है कि तुम्हारे मायके में आग लग गई है और घर में राशन पानी नहीं बचा है, तो मैं जाके दे आता हूँ। कविता ने जल्दी से सब कुछ पैक करके विजय को दे दिया। विजय वह सारा सामान अपनी बहन को दे आता है। कुछ दिनों बाद कविता के माता पिता उसके घर आते हैं। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि उसके मायके में कोई आग नहीं लगी थी। कविता के माता पिता शाम को अपने घर वापस चले जाते हैं। अब कविता घर पर काफी गुस्से में होती है। जैसे ही विजय घर पर आता है, कविता उससे पूछती है, वो सारा सामान कहाँ दे आए हैं आप? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे घर में आग लग गई है? हाय, उसमें कितनी कीमती चीजें रखी थी, वो सब कहाँ दे आए आप? वो सारा सामान मैंने अपनी दीदी को दे दिया है। क्या? इतना सारा सामान तुम अपनी बहन को दे आए? कविता, तुम्हारे मायके में आग लगने की खबर सुनकर तुमने घर की सारी कीमती चीजें अपने मायके के लिए बांध दिया। क्यों? वो तुम्हारे अपने हैं। पर मेरी बहन को जाते हुए तुमने सूखी रोटी और पुराने कपड़े बांध दिए। क्या वो हमारी अपनी नहीं? जिस तरह तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए सब कुछ हैं, उसी तरह मेरी बहन भी मेरे लिए सब कुछ है। और इस तरह कविता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह विजय से माफ़ी मांगती है। कविता एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वह शहर से पढ़ाई करके अपने घर लौटी थी। कविता के माता पिता एक राजेश नाम के लड़के के साथ कविता की शादी कर देते हैं। कविता अपनी ससुराल चली जाती है। एक दिन कविता के पास एक कॉल आती है और उसे उसकी नौकरी लगने की खबर मिलती है। कविता यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी नौकरी की बात राजेश को बताती है। राजेश, कहाँ हो? राजेश, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन तो बहुत खुशी का है। हाँ हाँ, लेकिन हुआ क्या है, बताओ तो। मेरी नौकरी लग गई है और अभी मुझे मेरे ऑफिस से कॉल आई थी। उन्होंने कहा है मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ। कविता, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी नौकरी लग गई, लेकिन माँ नहीं मानेंगी क्योंकि हमारे यहाँ औरतें काम नहीं करती, घर पर ही रहती हैं। क्या मतलब? मैं नौकरी नहीं कर सकती? पर ऐसा क्यों? देखो राजेश, मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है और अब जब मुझे नौकरी मिल रही है तो मैं इसे गंवा दूँ? नहीं नहीं, मैं ये नौकरी करूँगी। राजेश और कविता जाके राजेश की माँ से यह बात बताते हैं। माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है।
कविता के बारे में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? माँ, कविता की नौकरी लग गई है एक बड़े ऑफिस में, और कविता नौकरी करना चाहती है। राजेश, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे खानदान की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती? क्या तुमने बहू को यह बताया नहीं? माँ जी, मैंने कितनी लगन और मेहनत से पढ़ाई की है और मैं ये सुनहरा मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती। माँ जी, मैं आपको और राजेश दोनों को यह बताना चाहती हूँ कि मैं कल से नौकरी पर जा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे ना रोकें। इतना कहकर कविता अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह कविता अपने ऑफिस के लिए निकलती है और घर में राजेश की माँ बहुत गुस्से में होती है। तभी एक पड़ोसन आती है और राजेश की माँ से कहती है, अरे सुषमा, सुना है तेरी बहू नौकरी करने लगी। क्या तेरी बहू में कोई संस्कार वंस्कार है या नहीं? और तूने उसे नौकरी करने कैसे दिया? भाई, हमारे घर की बहुएं कभी घर से कदम नहीं निकालती मेरी मर्जी के बिना। तभी सुषमा कहती है, कौशल्या, मेरा दिमाग बहुत खराब है। तुझे क्या लगता है मैंने उसे नौकरी के लिए हाँ बोला होगा? कभी नहीं। ये कल की आई हुई लड़की ने समाज में मेरी नाक कटवा दी। आने दो उसे, अब मजा चखाऊंगी उसे। पहले तो इस राजेश से हिसाब लेना है मुझे। पड़ोसन के चले जाने पर राजेश की माँ राजेश से कहती है, राजेश, देख लिया क्या किया है तुम्हारी पत्नी ने? सारे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी। सभी हम पे हंसते हैं और ताने मारते हैं। ये सब तुम्हारी पत्नी के कारण हुआ है। अब या तो मैं रहूंगी इस घर में या तुम्हारी पत्नी। राजेश शाम को कविता से सारी बात बताता है। कविता और राजेश अगले दिन घर छोड़कर चले जाते हैं और एक किराए के घर में रहने लगते हैं। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन राजेश की माँ के घर पर एक जमींदार आता है और राजेश की माँ से कहता है, मैं पास के गांव का जमींदार हूँ। आपके पति ने मुझसे 5 लाख रुपए कर्ज लिया था और उन्होंने यह घर गिरवी रख दिया था और कहा था कि मैं कर्ज ना चुका पाऊँ तो ये घर आपका हो जाएगा। ये रहे वो कागजात। पर फिर भी मैं आपको 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ। अगर आप कर्ज लौटा सकती हैं तो ठीक है, वरना माफ कीजिए, आपको यह घर खाली करना होगा। सुषमा यह सुन घबरा जाती है और सोचने लगती है कि वह अब क्या करेगी। तभी उसकी पड़ोसन आती है। क्या हुआ सुषमा? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? सुषमा उसे सारी बात बताती है और उससे मदद मांगती है। अरे सुषमा, तू तो जानती है मेरे घर की हालत। मैं कहाँ से दे पाऊंगी तुझे, मुझे माफ कर देना। राजेश अपनी माँ से मिलने के लिए आया और वह माँ और कौशल्या की सारी बात चुपके से सुन लेता है और बिना माँ से मिले वापस चला जाता है। घर जाकर वह सारी बात अपनी पत्नी कविता को बताता है। कविता अपने ऑफिस से कुछ एडवांस लेकर और उसके अपने कुछ जमा किए हुए पैसों से जमींदार का सारा कर्ज चुका देती है। यह बात जब सुषमा को पता चलती है तब सुषमा को अपनी भूल का एहसास होता है। कविता, मुझे माफ कर दो। मैं पुराने ख्यालात की थी। तुमने आज से साबित कर दिया कि बेटियां और बहुएं भी घर चला सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं। अब से तू सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी है।